नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं हूं रवि और मैं हूँ वीना। और स्वागत करते हैं आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम लोग बेसिकली आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप गुजरात से बाहर के हैं और राजकोट में स्पेशली सेटल होना चाहते हैं या रहना चाहते हैं या कुछ सालों के लिए यहाँ पर अपने जॉब की वजह से आप यहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो आपको जो है ना यहाँ पर रहने में कितना खर्च पड़ेगा, ये अक्सर हम लोगों से बहुत लोग पूछते हैं क्योंकि हम लोग भी बाहर से आकर यहाँ पर बसे हैं। तो बिना देर लगाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये राजकोट का जो है ना वो न्यू सिटी या यूँ कह सकते हैं स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत ये नया राजकोट बस रहा है, उस एरिया में हम लोग खड़े हैं। राजकोट जो है वो गुजरात का 4th लार्जेस्ट सिटी है। सबसे बड़ी सिटी जो है यहाँ पर नो डाउट अहमदाबाद है, फिर सूरत, फिर बड़ौदा और उसके बाद जाके राजकोट का नंबर आता है। अगर पूरे देश में बात की जाए तो एरिया और पॉपुलेशन के मामले में राजकोट का रैंक 35 है, 3535। यहाँ की पॉपुलेशन 2021 के हिसाब से करीब 20 लाख के आसपास है, जो कि अब 20 लाख से ज़्यादा होगी। और यहाँ का जो एरिया है सिटी का एरिया वो करीब 170 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर सी लेवल से बात की जाए तो इस शहर की जो ऊंचाई है वो करीब 135 मीटर है और समुद्र तट यहाँ से हार्डली 150 से 200 किलोमीटर है। जो हम सोमनाथ और द्वारिका और ये सारी जगह जाते हैं। हाँ, अगर इस शहर की डेमोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ जो पॉपुलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि हिंदू पॉपुलेशन करीब यहाँ 90% के आसपास है, 90 to 91%। करीब 7.5 से 8% मुस्लिम पॉपुलेशन है। जैन पॉपुलेशन करीब 1% है और बाकी का जो 1% बचता है उसमें सब आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत सिख की भी पॉपुलेशन है, पंजाबी लोग भी यहाँ पर बहुत दिखते हैं। यहाँ पर जो मेन 2 नदियाँ हैं राजकोट में वो अजी और न्यारी हैं, लेकिन ये थोड़ी बरसाती नदी टाइप की हैं और उनमें पानी आपको सालों भर नहीं मिलता है, फिर सिर्फ मानसून के टाइम में ही पानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहले इस शहर में काफ़ी पानी की किल्लत हुआ करती थी, मैं बात कर रहा हूँ आज से 15-20 साल पहले की। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ अजी और जो न्यारी रिवर है उसके ऊपर बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। उस डैम में सालों भर पानी स्टोर रहता है और वहाँ से जो है ना सिटी को पानी सप्लाई किया जाता है। तो एज सच बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत अब यहाँ पर लोगों को महसूस नहीं होती है। अदरवाइज़ क्या है कि अपार्टमेंट में क्या होता है कि जब पानी हमारा ख़त्म हो जाता है अंडरग्राउंड वाला तो टैंकर यहाँ पर खूब चलते हैं, टैंकर से पानी लोग मंगाते हैं, थोड़ा चार्ज आता है लेकिन पानी मिल जाता है। अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो गर्मियों में यहाँ जो टेम्परेचर है वो 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन यहाँ पर हवा चलती रहती है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा घर में गर्मी नहीं लगती है। बाहर निकलने पर धूप में तो गर्मी काफ़ी लगती है। और ठंडी में भी ना यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। अभी आप देख सकते हैं हम लोग 29 दिसंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी देखिए हम लोग धूप में बिना स्वेटर के मस्त खड़े हैं। आउटसाइड टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर पोल्यूशन लेवल की बात करें जो अभी पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है, तो देखिए हम लोग ना नोएडा से यहाँ शिफ्ट हुए थे और दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन तो आप जानते ही हैं कि सर्दियों में वहाँ AQI जो है वो 400-500 चला जाता है, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट किया है कि यहाँ जो हवा चलती रहती है ना, इसके वजह से 200 से आगे नहीं बढ़ता। हाँ, AQI यहाँ लोवेस्ट मतलब बहुत ख़राब जाता है तो 200 के आसपास जाता है, अदरवाइज पूरे साल 100 के आसपास या उससे कम ही रहता है। और इनफैक्ट मानसून के टाइम तो 40 से 50 AQI रहता है। मतलब ओवरऑल काफ़ी इंडस्ट्रीज़ होने के बावजूद भी राजकोट की आबो हवा काफ़ी साफ़ सुथरी है। अब ये जो शहर है ये गुजरात का एक इंडस्ट्रियल सिटी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ ज्वेलरी और सिल्क का काम बहुत सालों से चला आ रहा है। यहाँ वॉच के पार्ट्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनी हैं। पहले सिर्फ ये ज्वेलरी और ये वॉच पार्ट्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हाल के कुछ सालों में अगर आप देखें 20-30 सालों के अंदर, तो यहाँ काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है ना शहर में बन गई हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ सबमर्सिबल पंप, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, कास्टिंग, एग्री रिलेटेड मशीनरीज़ हुई, फिर ऑटो पार्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, बाथरूम किचन वेयर, फर्नीचर हार्डवेयर,
लेथ मशीन, ऑयल इंजन, इलेक्ट्रिक गुड्स, हर तरह की इंडस्ट्री है। मतलब आप नाम लीजिए और राजकोट में वो हर इंडस्ट्री मिल जाएंगी। इस कारण राजकोट में आपको ना इंडस्ट्रियल जॉब्स बहुत मिलती हैं, और इसी कारण से इधर के कुछ सालों में ना राजकोट में बाहर से बहुत लोग आकर बसे हैं जॉब के सिलसिले में। वैसे एक बात और भी है कि यहाँ पर गुजरात में अपना बिजनेस करने का कल्चर जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपको यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन में मुझे लगता है कि 70-80% जो पॉपुलेशन है ना वो अपना बिजनेस करती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और 20 से 30% लोग ही जो है ना वो जॉब में होंगे। यही कारण है कि आपको यहाँ पर किसी भी अगर फैक्ट्री में चले जाएं या जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं, वहाँ आपको गुजरात के बाहर के बहुत सारे लोग जो है ना वो जॉब में दिखेंगे। अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो स्वच्छ भारत अभियान में 2018 में इस सिटी का जो रैंक था ना वो 35 था, बट उसके बाद से शहर में काफ़ी सुधार आया है, और अब जो इस सिटी की रैंक है ना वो 10 से 15 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। एज पर लेटेस्ट रैंकिंग 2024 में राजकोट का जो रैंक है वो सफाई में 11th है। इसके अलावा गुजरात के 2 और बड़े शहर हैं जो सफाई में राजकोट से भी बेटर रैंकिंग पे हैं, अहमदाबाद और सूरत। ऑफ कोर्स नंबर 1 पर जो है वो इंदौर रहता है, और वो काफ़ी सालों से इंदौर नंबर 1 पर बना हुआ है, बट राजकोट भी 10th, 11th, 12th के रैंक पे रहता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि साफ़ सफाई के मामले में शहर बढ़िया है। अगर क्राइम रेट की बात की जाए तो क्राइम रेट के इंडेक्स में ये काफ़ी नीचे आता है। नीचे का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने इंटरनेट पे एक डाटा सर्च किया तो यहाँ का क्राइम रेट 46 है, 46 पर मिलियन। ये लो कैटेगरी का रैंकिंग है। इसका मतलब है ये शहर बाकी शहरों के मुकाबले काफ़ी सेफ माना जाएगा। यहाँ सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि 9:30 10 बजे तक भी सब्जी लेकर आती है, कोई टेंशन नहीं रहता है। छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं। मैंने तो अभी तक नहीं सुना ऐसा। और सच चोरी डकैती नाम का चीज हमने यहाँ आने के बाद सुना भी नहीं न्यूज़ में। मर्डर वर्डर तो दूर की बात है, होता है, ऐसा नहीं है, क्राइम है, कम है। और चोरी चकारी वाला काम यहाँ बिल्कुल नहीं है, जैसे कार चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात है ना कि ये गुजरात का भी सौराष्ट्र क्षेत्र है। राजकोट जो है ना सौराष्ट्र का कैपिटल है, और सौराष्ट्र में या काठियावाड़ क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें शुरू से नहीं रही हैं। यहाँ के तो लोग जो है बड़ा गर्व से कहते हैं कि अगर भगवान हमारे यहाँ आ जाए तो हम उनका इतना आतिथ्य सत्कार करेंगे कि भगवान स्वर्ग वापस नहीं जाएंगे। मतलब यहाँ के लोग आतिथ्य करने में इतने आगे हैं ओवरऑल। लेकिन लोग जैसा भी मतलब कहने की बात है, लेकिन हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, थोड़े अच्छे भी मिलेंगे, थोड़े आपको टेढ़े मेढ़े भी लोग मिलेंगे, लेकिन इन जनरल ज़्यादातर पॉपुलेशन का बिहेवियर आपको अच्छा ही मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि अगर एक एवरेज फैमिली यहाँ शिफ्ट होती है बाहर से तो कितना खर्च होता है यहाँ पर एक महीने का, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेंट से। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। अब ये 4 मेंबर के हिसाब से अगर आप 2 BHK लेते हैं तो यहाँ 2 BHK 7-8 हज़ार में भी शुरू हो जाते हैं, और जाने को तो बहुत ऊपर तक भी जाते हैं, लेकिन 8 से 15 हज़ार नॉर्मल 2 BHK का रेट है। सिटी के थोड़ा सा मतलब अगर आप बाउंड्री पे ले तो 8 हज़ार, थोड़ा ज़्यादा बाहर चले जाएं तो थोड़ा बाउंड्री पे आए तो 15-16 हज़ार। ये जो मैंने रेट बताया ना वो अनफर्निश्ड का था। अगर आपको फर्निशिंग के साथ चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वही 2 BHK आपको 25 हज़ार तक का भी यहाँ पड़ता है। 3 BHK में अगर जाएंगे तो फिर वो रेट जो है ना वो 16-18 हज़ार से शुरू होकर के फिर 30-40-50 तक भी जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। तो अगर 2 BHK का मान के चले तो आप एवरेज 15 से 17 हज़ार तो मान लीजिए कि आपका रेंट में जाएगा अगर आपने अनफर्निश्ड फ्लैट लिया तो। उसके बाद अगर खाने पीने की बात की जाए तो ग्रॉसरी का कॉस्ट यहाँ पर वो नॉमिनल ही है। नॉमिनल है। आटा चावल दाल तो वही रेट पे मिलता है जैसा दिल्ली और नोएडा में मिलता था, जो हर जगह मिलता है। सब्जियां भी सारी मिल जाती, फ्रेश मिल जाती हैं यहाँ सब्जियां। हाँ, ये सौराष्ट्र में अच्छा है कि यहाँ सब्जी आपको अगर आप मंडी में जाते हैं तो रेट भी जेन्युइन मिलेगा और फ्रेश मिलेगा। और सब्जी मंडी पूरे शहर में जहाँ तहाँ बनी हुई है।
लेकिन मंडी के अलावा अगर आप आपके अपार्टमेंट के बाहर जो ठेला वगैरह लगाते हैं ना, अब उससे लेंगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा महंगा देगा, क्योंकि उसको भी कमाना है, वो मंडी से लेकर आया है। एक दो सब्जी जो यहाँ बहुत कम मिलती है ना, हाँ, जैसे परवल है, वो परवल हो गया। परवल हमेशा मतलब मैंने जब भी लिया है बहुत कम मिलता है, और 80 से 100 रुपए किलो ही मिलता है। हाँ, जबकि नॉर्थ इंडिया में परवल जो है ना वो बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन यहाँ आपका रिंगना जो है, बैगन बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, तो बैगन हुआ, वो मोटी वाली जो भावनगरी मिर्ची वगैरह है, ये सब खूब मिलती है। मतलब सब्जियों में वैरायटी है। और फ्रूट्स के भी दाम है, सच बताओ। फ्रूट्स भी आपको बहुत नॉमिनल मिलते हैं। सेब अभी कैसे मिल रहे हैं? सेब कोई मतलब अच्छे वाले हैं वो 200-250 के चल रहे हैं किलो। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज भी 50, कभी 60। वो थोड़ा ही वेरी करता है, ज़्यादा नहीं वेरी करता है। इसके अलावा अगर दूध की बात की जाए तो गाय का दूध अगर आप लेते हैं, जो तो घर पर आके दे के जाते हैं, तो 55 रुपए से 60 रुपए किलो है। और अगर भैंस का लेते हैं तो 65 से 70 रुपए। इसके अलावा ये मैंने बताया, जो ग्वाले होते हैं वो जो दूध पहुंचाते हैं डेयरी वाले, वो अगर आप पैकेट वाला लेते हैं तो यहाँ पर पैकेट वाला अमूल का ले लीजिए। अमूल का रेट तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही रहता है। अगर एक फैमिली की बात की जाए ना तो 15 से 18 हजार आपका जो है ना राशन और दूध में चला जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000। यहाँ पनीर भी अगर आप दुकान से वैसा लेते हैं तो 400 रुपए किलो पनीर पड़ जाता है। अब बात करते हैं बच्चों के स्कूल एजुकेशन की या फी की। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ मुझे राजकोट थोड़ा अपने मतलब लेवल के हिसाब से कॉस्टली लगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। स्कूल की फ़ीस जो है ना एवरेज 7 से 10 के बच्चों की बात की जाए ना तो 8 से 10 हजार मंथली है, जो इस छोटे शहर को मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं करता। यहाँ फीस कम होनी चाहिए थी। इतनी फीस नोएडा में थी 8-10 हजार। इनफैक्ट नोएडा में तो हमारी बच्ची जहाँ पढ़ती थी पहले, वहाँ फीस 4,500 ही थी, और बहुत अच्छी स्कूल थी। जीएसएस स्कूल था, सेक्टर 63 में सीबीएसई का। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सीबीएसई स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा बाकी बस का जो है ना वो करीब 2,000 रुपये महीना एक बच्चे का लग जाता है। और उसके अलावा किताब कॉपी अलग है। इसके अलावा आपने घर पे ट्यूशन रखा तो घर पे ट्यूशन यहाँ 8 से 10 हजार मंथली लगता है। बाकी आप कोचिंग्स में भेजते हैं, जैसे 8-9 के बच्चे जाते हैं ना कोचिंग्स में, तो वहाँ 4-5 हजार के आसपास। तो एजुकेशन में ये ओवरऑल खर्चा है। तो 2 बच्चों का मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 से 25 हजार तो आपके एजुकेशन में ही चला जाएगा पर मंथ यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जी ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पर जो डीजल का कॉस्ट है फिलहाल 90 रुपीज़ है, पेट्रोल 96-97 के आसपास है, सीएनजी 82-83 के आसपास है। अगर आप 1000 किलोमीटर की रनिंग मान लें और आप कार ड्राइव करते हैं तो आप मान के चलिए 5 से 7 हजार रुपये तो आपका फ्यूल में ही जाएगा, सिर्फ ऑफिस आना जाना या लोकल ट्रांसपोर्ट में। इसके अलावा और बाहर घूमना फिरना है तो वो आप भाई अलग से अपना जोड़ सकते हैं। तो मैं 5-7 हज़ार उसको मान के चल रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा। इस शहर में बसेस का नेटवर्क बहुत अच्छा है, सिटी बसेस चलती हैं और खूब चलती हैं, और फेयर भी काफ़ी नॉमिनल है, और खूब सारी इलेक्ट्रिक एसी बसेस भी चलती हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कॉस्ट काफ़ी कम आएगा। लेकिन अगर आप स्कूटी से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, कॉस्ट ये काफ़ी कम हो जाएगा। हो सकता है 2 से 3 हज़ार में भी मैनेज कर लो। हालांकि ये सिटी जो है ना 10-12 किलोमीटर में ही फैली हुई है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हार्डली आपको 12 से 14 किलोमीटर पड़ेगा, और सिटी में जो ट्रैफिक है वो ठीक ठाक रहता है। शाम के समय जैसा कि हर शहर में होता है, थोड़ा ट्रैफिक जाम मिलता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम के 4-4:30 बजे तक आपको सिटी खुली मिलेगी। रेड लाइट्स पे गाड़ियाँ रुकेंगी, रेड लाइट्स ग्रीन होगा, गाड़ियाँ चलेंगी, और वैसा कोई बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति यहाँ नहीं मिलती है। रोड्स थोड़े कभी कभी जाम रहते हैं तो आप गलियों का यूज कर लीजिए। गलियां इस शहर में ये बड़ा अच्छा है ना, गलियों का नेटवर्क जो है ना बड़ा अच्छा है। और यहाँ की गलियां जो है ना वो उनकी विड्थ ज़्यादा है, 30-30, 40-40 फुट की गलियां हैं, आराम से 2 गाड़ियां पास होती हैं। कार्स की बात कर रहा हूँ। आप जो है ना मेन हाईवे छोड़िए, मेन रोड छोड़िए, और गलियों से होते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बड़े आराम से जा सकते हैं। अब यूटिलिटीज़ की बात करते हैं, बिजली बिल, गैस बिल, इंटरनेट बिल, मोबाइल बिल। तो देखिए जी, गैस जो है ना अपार्टमेंट्स में सब जगह तो गुजरात गैस का पीएनजी कनेक्शन है नहीं, और बिल भी कितना आता है तो आई थिंक 2 महीने का बिल अपना करीब 800-1000 रुपये आता है। तो 400 से 500 मान के चलिए, तो 500 रुपये मंथली आपका गैस का बिल हो गया। बिजली यहाँ 8 से 10 रुपये यूनिट पड़ती है करीब मेरे को लगता है, क्योंकि गर्मियों में अपना बिल आता है 2,500 से 3,000 का महीने, और सर्दियों में कम हो जाता है, वही 1200-1300 आता है। तो आप बिजली बिल भी 2,000 एवरेज मान के चलिए, साल के 24-25 हज़ार तो लग जाएंगे।
बाकी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेंगे तो वो तो सब जगह लगभग सेम रेट है। एयरटेल का ले लें या जियो का, वो तो 500 से 700 रुपये में आपको अच्छा कनेक्शन मिल जाएगा 30-40 Mbps वाला। इसके अलावा आप जो फ़ोन का रिचार्ज होता है वो मान ले, वो भी तो वो 300 रुपये 400 रुपये मंथली आ ही जा रहा है आजकल। तो ये सब अगर जोड़ देना तो आपको, हमको लगता है यूटिलिटीज़ में गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस ये सब फ़ोन और इंटरनेट मिला के 3-3.5 हज़ार तो इसमें चले जाएंगे आपके महीने के। अब बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट और बाहर खाने पीने को लेकर के। तो यहाँ मल्टीप्लेक्स में तो मैं 2 ही बार गया हूँ मूवी देखने, और तो मल्टीप्लेक्स का मुझे जहाँ तक आइडिया है, टिकट रेट्स एवरेज 250 के आसपास है। 200 भी हैं, 250 भी हैं, 300-350 भी हैं। तो आप 250-300 एवरेज मल्टीप्लेक्स का यहाँ टिकट रेट चलता है। तो अगर आप महीने में एक बार मूवी देखने जाते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के, तो 1000 रुपये तो टिकट के हो गए। प्लस अगर बाहर खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ हर कैटेगरी के आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ काठियावाड़ी थाली खाएंगे जो बहुत फेमस है, तो वो तो 150 रुपये में भी मिल जाती है और कहीं कहीं 350 भी है। अगर अला कार्टी भी लेते हैं तो रेस्टोरेंट आपको हर रेंज में मिल जाएंगे। इनफैक्ट थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आई थिंक जो एक फैमिली है 4 लोगों का, उसका 1000 से 1200 में मस्त लंच या डिनर हो जाता है। ठीक है, 2 सब्जी, रोटी, नान और जो भी आप ले हैं सलाद वगैरह उसके साथ। गुजरात में एक और क्या कल्चर है ना कि लोग यहाँ पर ना बफे ज़्यादा मतलब खाते हैं। बफे में यहाँ बफे सिस्टम बहुत चलता है। तो बफे सिस्टम वाले ना अनलिमिटेड करके बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ लिखा रहता है कि भाई 350 में अनलिमिटेड 100 प्लस आइटम, 150 प्लस आइटम। हालांकि उसमें से आप 10-20 से ज़्यादा आइटम नहीं खा पाएंगे। तो आप वो मान के चलिए 300 से 400 रुपये थाली होती है। तो अगर महीने में आप 2 बार भी बाहर खाने जाते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ, तो आप मान के चलिए कि 300 गुने 4 1200, 1200 गुने 2 2400, 2500 बाहर खाना पीना, एक मूवी ले लिया तो उसका 1000, तो 3.5 से 4000 तो आपके आउटिंग में चले जाएंगे सिर्फ शहर में। मैं ये एवरेज ऐसे जोड़ के बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है ना आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि भाई आप कितनी शॉपिंग करते हैं, कितने कपड़े महीने में ख़रीदते हैं, तो वो भाई सबका अलग अलग होता है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ऑन एन एवरेज सब जोड़ा जाए ना तो आपको इस शहर में एक फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए कम से कम यार आई थिंक कि 50-60 हज़ार रुपये तो चाहिए। उससे कम में ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर रहना। मतलब रह तो फिर भी लेंगे आप, लेकिन फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब इन खर्चों में ना मैंने आपका EMI नहीं जोड़ा है कि आपका पर्सनल लोन हो सकता है, कार आपकी लोन पे हो सकती है, हो सकता है आपने होम लोन लिया होगा, तो वो अलग एक्सपेंसेस है, वो सबका अलग अलग होता है। तो 50-60 हज़ार मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि उससे कम इनकम में आप इस शहर में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। राजकोट को जो है ना लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर काठियावाड़ क्षेत्र के लोग जो हैं वो दोपहर में सोना पसंद करते हैं, जो बहुत हद तक सही भी है। यहाँ आपको राजकोट में दुकानें 1 से 4 या 2 से 4 ज़्यादातर दुकानें बंद मिलेंगी। लोग सुबह शाम दुकान खोलते हैं और दोपहर में 2-3 घंटे के लिए घर चले जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं आराम से और फिर 4 बजे के बाद दुकान खोलते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये कल्चर धीरे धीरे जो है ना वो कम हो रहा है, क्योंकि भाई बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको पूरे दिन भर ओपन रहना पड़ता है। वैसे इस शहर को जो है ना रंगीलो राजकोट भी कहा जाता है, और राजकोट को इसलिए रंगीला कहा जाता है शहर क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ का जो वाइब है ना वो बड़ा रंगीला है। यहाँ के लोग फेस्टिवल्स जो है ना खूब सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए भले ही उनको स्कूल या कॉलेज या ऑफिस से छुट्टी मिले ना मिले, लेकिन शाम तो अपनी है ना। शाम को ही गरबा खेल लेंगे, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट भी कर लेंगे और सुबह अपने काम धंधे पे भी चले जाएंगे। और यहाँ तो शाम को हम लोग देखते हैं अलग ही वाइब होता है। सब लोग सैटरडे और संडे को तो ऐसे बिहेव करते हैं ना कि बावले हो गए हैं एक दिन की छुट्टी में। खूब एंजॉय करते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि छड़े छड़े बैचलर ही घूम रहे हैं, वाइफ और बच्चों को घर में बिठा के रखा है। मतलब ये यहाँ कल्चर जो है ना फैमिली कल्चर बड़ा स्ट्रांग है यहाँ पर। अब मेरी बातों से कहीं आपको ये ना लग जाए कि राजकोट जो है ना एकदम परफेक्ट सिटी है, बेस्ट सिटी है इंडिया का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ क्रिटिकल या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जो है ना वो डिस्कस कर लिया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है जी कि अगर आप नॉनवेज फूड खाते हैं तो इस सिटी में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इस सिटी में डोमिनेंटली लोग जो है ना वेज फूड खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों को यहाँ अपार्टमेंट मिलना भी मुश्किल होता है। मुश्किल का नामुमकिन है मैं तो कहूँगा। कोई भी अच्छे अपार्टमेंट में या अच्छी सोसाइटी में आपको लोग फ्लैट नहीं देंगे अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप नॉन वेज फूड खाते हैं। तो फिर लोग करते क्या हैं,
लोग जो है ना चोरी छिपे या तो खाते हैं, नहीं तो बाहर खाते हैं। तो इस शहर में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके वजह से क्या होता है ना कि अगर आप नॉनवेज खाते भी हैं तो आपको नॉनवेज ख़रीदना तो पड़ेगा कहीं से बनाने के लिए, दुकानें नहीं हैं। और एक तरह से वो अच्छा भी है, बुरा भी है। अब बुरा ये है कि जो लोग खाते हैं उनको दुकानें तो चाहिए ना आसपास में, लेकिन दुकानें लिमिटेड हैं और किसी किसी जगह पे कंसंट्रेटेड हैं, दूर मिलेंगी आपको। ये नहीं कि हर जगह कहीं भी मांस मछली खुले में बिक रहा है, वो नहीं मिलेगा यहाँ पर। रेस्टोरेंट्स भी नॉनवेज के आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगे और हो सकता है कि आपको टेस्ट वाइज जो है ना, आपको नॉर्थ इंडिया वाला या जहाँ से आप आ रहे हैं वो ऐसा टेस्ट ना मिले। हाँ, एक चीज़ ये है कि मैंने ये देखा है कि अंडे को यहाँ पे लोगों ने थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया है। शहर में आपको बहुत ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे ना जहाँ ढेर सारी अंडे की दुकानें होंगी ग्रुप में, वो भी जो है ना एक ही साथ रहती हैं। वहाँ पे लोग आपको ना अंडा के साथ चिकन वगैरह भी मिलता है, लेकिन मैंने देखा है कि एग्स यहाँ पर बहुत लोग खाते हैं। दूसरा आपको क्या यहाँ ऑड फील हो सकता है ना कि यहाँ पर कास्टिज़म बहुत स्ट्रांग है। अहिर, जडेजा, पटेल, नॉन पटेल, यहाँ आप किसी भी जगह पे जाएं सबसे पहले आपका कास्ट पूछा जाएगा। इनफैक्ट अपार्टमेंट ढूंढते समय तो खैर वो समझ में भी आता है कि बहुत जगह रहता है कि यहाँ पटेल ज़्यादा रहते हैं, यहाँ नॉन पटेल ज़्यादा रहते हैं। कुछ आपस में कुछ ऐसा है भी कि इन पर्टिकुलर कास्ट को ये फ्लैट नहीं देंगे, ये बहुत चलता है सोसाइटीज़ में। यहाँ तो दुकानों में भी जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी आपसे जो है ना टाइटल और कास्ट पूछा जाएगा क्या है। हालांकि उससे उनकी सर्विस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट वे ऑफ लिविंग है यहाँ का कि यहाँ कोई भी नाम जो है अपना बताता है तो साथ में टाइटल या कास्ट बताना यहाँ के लोग मैंडेटरी समझते हैं। तो ये बात जो है ना बहुत लोगों को थोड़ी शुरू में एब्सर्ड लग सकती है। तीसरी चीज़ क्या है ना कि अगर आप दिल्ली, एनसीआर, मुंबई या किसी बड़े शहर से आ रहे हैं तो थोड़ा जो ऑनलाइन ऐप्स हैं ना यहाँ मिस करेंगे। हम लोग जब 1.5 साल पहले आए थे तो यहाँ काफ़ी कम ऑनलाइन ऐप्स चला करती थी। इनफैक्ट ओला और उबर भी नहीं थी, मतलब थी लेकिन उसमें आपको टैक्सियाँ नहीं मिलती थी, और टैक्सी मिलती भी थी तो वो आउटराइट मना कर देते थे कि अगर 200 का फेयर शो हो रहा है तो 250, 300 जो वो मांगते हैं दो, नहीं तो नहीं चलेंगे। अर्बन कंपनी हम लोगों ने बहुत मिस किया, जो नोएडा में हम लोग यूज़ करते थे। अर्बन कंपनी यहाँ आज भी नहीं है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में कुछ ऑनलाइन ऐप्स यहाँ पर आ गई हैं। जैसे ब्लिंकिट अभी नवंबर में आ चुका है, दिसंबर में जेप्टो आ गया है। बिग बास्केट था बट वो डिलीवरी 1 दिन के बाद आती है, क्योंकि बिग बास्केट का सामान राजकोट नहीं कहीं अहमदाबाद के पास स्टोर होता है, बावला में, वहाँ से ये देते हैं। तो ऑनलाइन ऐप्स की कमी थोड़ी सी आपको महसूस होगी। यहाँ से अगर आप कहीं भी सिटी में घूमते हैं तो ओला में ऑटो वाले तो फिर भी मिल जाते हैं, टैक्सी वाले नहीं मिलते हैं। वही हाल उबर का भी है। उबर में भी ऑटो बुक करें तो वो तो फिर भी आपके रेट पर चलेगा, टैक्सी वाले बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो जो रेट मांगेंगे अगर आप देंगे तभी वो जाएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि सिटी में एयरपोर्ट है और हाल में ही एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बना है, जो सिटी से काफ़ी दूर चला गया है, अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स अहमदाबाद हाईवे पे। उस एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट्स हैं करीब 11-12 फ़्लाइट्स हैं, जिसमें से 2 दिल्ली की फ़्लाइट्स हैं, 4-5 मुंबई की है, 1 गोवा की है, 1 शायद बेंगलोर या हैदराबाद की है। अब क्या है ना कि कनेक्टिविटी तो एक इशू है ही यहाँ पर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिटी से इतनी दूर चला गया है एयरपोर्ट कि आपको एयरपोर्ट जाने में कम से कम सिटी से 40-45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है, जिसके लिए ऊबर वाले 700 के आसपास चार्ज करते हैं। अगर आपने लोकल टैक्सी किया तो फिर वो 1000 रुपये तक भी मांग लेते हैं। तो एयरपोर्ट दूर है और फ़्लाइट्स कम हैं, कनेक्टिविटी थोड़ी यहाँ की बाकी शहरों के मुकाबले कम मानी जाएगी। और जो 5वां पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर। जाहिर सी बात है गुजरात में है और ऊपर से ये काठियावाड़ क्षेत्र है, यहाँ के लोग ज़्यादातर गुजराती बोलते हैं। हालांकि हिंदी भी सबको आता है, सब समझते हैं, सब बोल भी लेते हैं। हाँ, कुछ बूढ़े लोग होंगे, थोड़े से एजेड लोग, तो वो शायद दिक्कत हो उनको हिंदी समझने और बोलने में, लेकिन उसके अलावा बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से हिंदी में सबसे बात कर सकते हैं। और मेन दिक्कत होती है ना बच्चों को। क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो चाहे वो सीबीएसई का स्कूल हो, टीचर जब तक क्लास में रहेंगे तब तक तो टीचर और बच्चे सब इंग्लिश में बात करेंगे या तो हिंदी में बात करेंगे। बट टीचर के जाते ही क्या होता है ना कि बच्चे तो सारे गुजरात के हैं, तो वो अपने मदर टंग में जाहिर सी बात है बात करेंगे। तो इसमें आपका बच्चा जो है ना थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करेगा। ऐसा नहीं कि उससे कोई बात नहीं करेगा, बात करेंगे, लेकिन जब वो हिंदी बोलेगा तो दूसरे भी हिंदी में रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन जैसे ही 3-4 गुजराती बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है भाई वो तो अपने मदर टंग में बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि स्कूल में आपके बच्चे थोड़े से हो सकता है आइसोलेटेड फील करें, बट ये लैंग्वेज जो है ना ये
उतनी टफ़ लैंग्वेज नहीं है गुजराती, धीरे धीरे सुनते सुनते अच्छे से समझ में आने लगती है। और इनफैक्ट बच्चे तो 2-4 साल यहाँ रहेंगे तो बोलना भी सीख जाएंगे। तो जी कुल मिलाकर यही हमारा ऑब्जर्वेशन था इस शहर को लेकर के। जो भी हमने इस शहर को देखा समझा, उसके ऊपर हमारा जो व्यू था वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और अगर आप राजकोट में आकर बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो स्वागत है जी आपका इस शहर में। और मस्त शहर है। मैं तो कहता हूँ कि कभी न कभी लाइफ में एक बार कुछ दिनों के लिए राजकोट तो आना ही चाहिए। खासकर जन्माष्टमी के समय, जन्माष्टमी के समय ये शहर एकदम मतलब ऐसे दुल्हन की तरह सजा रहता है। और दिवाली में भी तो हाँ, दिवाली में भी। तो हमारा जो पिछला 1.5 साल का स्टे था उसके ऊपर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके ऊपर हमने ये वीडियो एक बनाई है। आई होप अगर आप जो है ऐसा सोच रहे हैं गुजरात में आने का, स्पेशली राजकोट में आने का, तो ये वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होगी तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए जी। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।